Assalamu alaikum friends. I welcome all of you to my YouTube channel Al Farabi Classes. फ्रेंड्स आज हम ओजोन लेयर एंड इट इज़ डिप्लीशन टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। ओजोन लेयर एंड इट इज़ डिप्लीशन ये एसएसबी की डिफरेंट पोस्ट्स के सिलेबस में दिया गया है ये टॉपिक। तो इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली एंड थारोली डिस्कस करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कहीं से भी इस मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टॉपिक को हम थारोली और कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ आखिर तक, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम कम्प्लीटली इसमें इस टॉपिक में हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करें, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ काइंडली आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं। होप आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ओजोन लेयर एंड इट इज़ डिप्लीशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे ओजोन लेयर की, तो ओजोन जो है ये एक लेयर है, थिन लेयर ऑफ गैसेस है। तो देखिए, आप ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के इर्द गिर्द जो है एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जो है एक गैसेस की ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड दी अर्थ को ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो फिर हमने इस एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है फॉर आवर कन्वीनियंस एंड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। तो पहली लेयर जो इमीडिएट कांटेक्ट में है अर्थ के, वो है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर उसके बाद आयोनोस्फियर या थर्मोस्फियर कहते हैं, एंड द लास्ट इज एक्सोस्फियर। तो खैर, आज के टॉपिक में हमें मीजोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है। आज के टॉपिक में हमें मेनली कंसर्न है स्ट्रेटोस्फियर, और उसमें भी मेनली कंसर्न है हम ओजोन लेयर के साथ, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर का ही पार्ट है। तो इसलिए जो है इसमें स्ट्रेटोस्फेयर तक की जिक्र करेंगे, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बात कर रहे हैं हम ओजोन लेयर की। तो ओजोन लेयर, जैसे मैंने आपको कहा, ये एक लेयर है, थिन लेयर है। और ये कहाँ पर है? ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर वाला पोर्शन है, स्ट्रेटोस्फेयर पोर्शन में लोअर हिस्सा जो है ये हमारी ओजोन लेयर है। देखिए, इमीडिएट कांटेक्ट में जो है ट्रोपोस्फेयर है, और ट्रोपोस्फेयर के बाद जो स्टार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्टार्टिंग में ही जो है हमारी ओजोन लेयर है, थिन लेयर है। तो थिन लेयर ऑफ गैसेस, जो कि किस चीज़ की कंपोज है? ऑक्सीजन। बेसिकली जो है ये कंपोजिशन है, जो लेयर है इसमें ऑक्सीजन, ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। ओजोन लेयर जो है ये बेसिकली क्या है? ओजोन क्या है? बेसिकली ओजोन लेयर है जिसमें ओजोन है। और ओजोन है क्या? बेसिकली ओजोन जो है एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। किसका? ओजोन इज ए ट्राइएटॉमिक हाईली रिएक्टिव गैस कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, यानी इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो ये इस मॉलिक्यूल को हम ओजोन मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हमारी इस ओजोन लेयर जो है, इसके अंदर यही ओजोन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या है हमारी यानी हमारे मतलब अर्थ पे जो ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स है, इनके लिए इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे ओजोन लेयर अगर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होगा, और हमारे ट्रोपोस्फेयर में भी है। ओजोन जो है हमारे ट्रोपोस्फेयर में भी है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी है। तो लेकिन ये जो ट्रोपोस्फेयर वाला ओजोन हमारे किसी काम का नहीं है, ये उल्टा जो है हमारे लिए एक हार्मफुल पोल्यूटेंट है। आप यूँ समझिए, अगर ये ओजोन ट्रोपोस्फेयर के अंदर होगा तो ये हमारे लिए एक हार्मफुल पोल्यूटेंट होगा। तो इसलिए इसको हम बैड ओजोन कहते हैं। जो ओजोन किस में होगा? ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर होगा। लेकिन जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में जो लेयर है ओजोन लेयर, उसमें है, तो वो हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद है। इसलिए इसको हम गुड ओजोन कहते हैं। एक आसान अल्फाजों में हम कहें गुड ओजोन कहते हैं, गुड ओजोन, क्योंकि ये हमारे लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर ये ना होता तो हमारे लिए जो है बहुत परेशानी का बाइस बनता। तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, ये हमारे लिए, इंसानों के लिए, या तमाम जितने भी जो लाइफ है, प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, उनके लिए ये जो है कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। क्योंकि ये जो है सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है, उनको ये एब्जॉर्ब करता है।
अर्थ पे आने से रोकता है। तो उसकी वजह से हम जो है जितने भी मतलब लाइफ में कहूँगा जितना भी लिविंग वर्ल्ड है वो तरह तरह की बीमारियों से बचता है। तो यानी वरना बहुत सारी किस्म की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो सकती है अगर खुदा न खास्ता ये ओजोन लेयर न होता। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, हम डिस्कस करेंगे। तो आगे मैं और फिर आपको इसके बारे में फर्दर ये जो है एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो ये जो है एक बात और मैं यहाँ पर आपको कहूँगा, जो ओजोन है ये डिस्कवर हुआ था 1913 में। किसने किया था? चार्ल्स फैब्री ने चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी बॉयसन ने ये डिस्कवर किया था 1913 में। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। हालांकि ओजोन जो है लेबोरेटरी के अंदर इसका फॉर्मेशन उससे पहले भी हुआ था, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर इसकी मौजूदगी यानी एज ए लेयर, ओजोन लेयर, इसकी जो डिस्कवरी है वो 1913 में हुई। और वो की किसने? चार्ल्स फैब्री और हेनरी बॉयसन ने की। तो ये एक बात। उसके बाद ऑलरेडी मैंने कहा कि ओजोन जो है ये एक ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हाईली रिएक्टिव गैस जो है, कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन। इसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। उसके बाद द लेयर फॉर्म्ड बाय ओजोन इज नोन एज ओजोन लेयर। हाँ, यानी जो ये जो लेयर है, चूंकि इसमें ओजोन की मौजूदगी है तो इस वजह से इसका नाम हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन इज ए ब्लू गैस। अगर हम इसकी जो है कलर की बात करेंगे तो ये ब्लू होता है कलर में, विद अ पंजेंट ऑर्डर होता है। तो ओजोन लेयर इज फाउंड इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। हालांकि ट्रोपोस्फेयर के अंदर भी कुछ क्वांटिटी में ये होता है, तो लेकिन यहाँ पर ये एज हार्मफुल पोल्यूटेंट इसको माना जाता है। तो उसके बाद बात करेंगे, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन दी स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। यानी उसमें भी देखिए ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है मेनली जो है यूवी रेज, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है, तो इनको ये ज़मीन पे आने से रोकता है। द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एग्जाम के हवाले से कि ये जो थिकनेस है ओजोन लेयर की, ये किस यूनिट्स में हम जो है मेजर करते हैं। तो ये हम मेजर करते हैं डॉब्सन यूनिट्स में, तो शॉर्ट में DU। तो 1 डॉब्सन यूनिट होता है 0.01 मिलीमीटर के बराबर। The gradual thinning, reduction or wearing out of the ozone layer in the stratosphere due to various human activities is called ozone depletion। देखिए, ये जो ओजोन लेयर है बदकिस्मती से ये दिन ब दिन थिन होती जा रही है। किसकी वजह इसका क्या है? बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी इंसानों की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर थी हमारे लिए अपर एटमॉस्फेयर में या एटमॉस्फेयर में, ये थिन होती जा रही है। इस रिडक्शन इसका होता जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो यानी जो इसकी जो थिनिंग हो रही है, रिडक्शन हो रही है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो इसको हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। द thinning or reduction of ozone layer is most prominent in the polar regions, especially over Antarctica। तो अगर हम देखेंगे पोलर रीजन्स में ये रिडक्शन बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट है, यानी बहुत ही ज़्यादा है। द सिवियर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन एनी पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड ओजोन होल। और अगर मतलब बहुत ज़्यादा सिवियर डिप्लीशन, जैसे एंटार्क्टिका के अगर वर्टिकली हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुई है, तो उस डिप्लीशन को जो है, सिवियर डिप्लीशन को हम ओजोन होल कहते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, देखिए कुछ रिएक्शंस होती है। कुछ ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक साइकिल होता है चैपमैन साइकिल। मान लीजिए हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ से जो है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस ओजोन लेयर के लिए CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, HCFCs हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी इंडस्ट्री से, हमारे घरों से, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से जो निकलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स यानी CFCs, HCFCs, तो ये हमारी अर्थ से निकल के सीधे ट्रोपोस्फियर से गुजर के ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पर ये ओजोन, जो ओजोन लेयर के में ओजोन मौजूद है, यानी O3 ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो मौजूद है, तो उसके लिए नुकसान, उसके लिए क्या मतलब ये मैं समझाऊँ आपको केमिकली उसको क्या करते हैं, तो यह मैं आपको भी बताऊँगा आपको। देखिए हमारे सन से जो है रेडिएशंस आती है, बहुत सारी रेडिएशंस आती है, जैसे विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, या इस तरह से जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है।
तो बहुत सारी रेडिएशंस जो है सीधे पास होके आ जाती है हमारी अर्थ पर, जो कि इंसानों के लिए या लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है, ज़रूरत होती है। तो लेकिन हमारे इस एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, नीचे आने से रोकती है। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के अंदर ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है, ये कंटिन्यूसली इसका क्रिएशन होता है और डिस्ट्रक्शन होता है। कंटिन्यूसली ये बनता है और इसका डिस्ट्रक्शन होता है, यानी बनता बिगड़ता जा रहा है। तो इसको हम चैपमैन साइकिल कहते हैं। जैसे मान लो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सन रेडिएशन की वजह से ये ब्रेक होता है 2 ऑक्सीजन एटम्स में। फिर ये जो एक ऑक्सीजन एटम यहाँ से ये जो ब्रेक हुआ, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल साथ मिलके बनाता है ओजोन, O3। ये ओजोन जो है ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ मिलके फिर से मॉलिक्यूलर डाईमॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाता है। तो ये इस तरह से O3 अपॉन विद यानी ये जो रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, उनके साथ मिलके ब्रेक होता है तो O2 प्लस O बनाता है। यानी एक तरफ से ये बनता है, एक तरफ से डिस्ट्रॉय हो रहा है, एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यानी ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली हमारे ओजोन लेयर में होता रहा है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा है। तो इसी प्रोसेस के ज़रिए से जो है ये ओजोन जो है हमारी ये जो हार्मफुल रेडिएशंस है उनको एब्जॉर्ब करता है। देखिए यहाँ पर ओजोन मॉलिक्यूल जब ये हार्मफुल रेडिएशंस के साथ यानी ये रिएक्शन होती है ना, ये इसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनता है। इसी तरीके से फिर ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 ऑक्सीजन एटम्स बनाते, वो ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल साथ मिलके फिर ओजोन बनाते। तो यानी ये रिएक्शंस कंटिन्यूसली होती रहती है। एक तरफ से ये जो है इसका क्रिएशन होता है, एक तरफ से इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यानी ये कंटिन्यूसली प्रोसेस कंटिन्यू है। लेकिन अब ये जो इसका जो डिस्ट्रक्शन डिप्लीशन कैसे होता है? डिप्लीशन जब हमारे यहाँ से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HCFCs वगैरह ये जो इसके लिए ओजोन के लिए हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं, वो जब यहाँ से हमारी अर्थ से निकल के ट्रोपोस्फीयर पे निकल के इसमें ओजोन लेयर में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है स्प्लिट करती है क्लोरीन एटम को अवे फ्रॉम द CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल। जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर में पहुंचा, वहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर है, वहाँ पर पहुंचा, वहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो इस CFC मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है। यानी जो क्लोरीन्स होते हैं इनको इससे ये ब्रेक करती है। अब जब ये क्लोरीन ब्रेक हुआ तो वहाँ पर जो हमारा ओजोन मौजूद होता है ये इसके साथ रिएक्शन करता है। क्लोरीन और इसके साथ हमारे ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। तो ये इसको कन्वर्ट किस में करता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 में। ठीक, फिर से ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल साथ मिलके क्लोरीन बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अब होता क्या असल में, देखिए, यानी कि जो हमारा वहाँ पर प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम के साथ बनता बिगड़ यानी ओजोन की क्रिएशन और ओजोन की डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली होती रहती थी। अब उस इक्विलिब्रियम को मैं कहूँगा ये क्लोरीन CFCs का उधर पहुँचना और फिर अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्लोरीन CFCs का ब्रेकडाउन जो होता है, क्लोरीन जो अलग होता है वो क्लोरीन फिर हमारे ओजोन के साथ मिलके ये बनाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस तरह से फिर जो क्लोरो मोनोऑक्साइड है फिर ऑक्सीजन के साथ मिलके ये बनाता है क्लोरीन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यानी कि मेरे कहने यहाँ पर जो कहने का मतलब है, ये जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये जो क्लोरीन जो है ये कितने हमारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को जो है क्या करता है, एक हिसाब से मैं आपको कहूँ डिस्ट्रॉय करता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर हम बात करेंगे ये थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। यानी जो हमारा पहले एक अच्छे से इक्विलिब्रियम के साथ एक तरफ ओजोन बनता था, एक तरफ ओजोन जो डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो उस इक्विलिब्रियम को ये बिगाड़ देता है। ये बहुत सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को जो है O2 में कन्वर्ट करता है। तो इस वजह से जो है वहाँ पर जब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली सालों से हो रहा है तो वहाँ पर जो है होल बन गए हैं, यानी थिनिंग या रिडक्शन या डिप्लीशन हो रही है ओजोन की इस वजह से। तो
काजेज क्या है, यही मेन रीज़न जो है, the main reason is the release of chlorofluorocarbons and halon gases in the atmosphere, formerly found in the aerosol spray cans and refrigerants. यानी मेन रीज़न क्या है इसका, ये क्लोरोकार्बन्स या HFCs वगैरह है जो कहाँ से, रेफ्रिजरेंट से वगैरह या स्प्रे कैन से ये जो है निकलते थे, या एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, उससे भी ये क्लोरोकार्बन्स वगैरह वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर हमारे ऊपर ओजोन लेयर तक पहुँच जाते हैं। या इस तरह से यूज़ ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की वजह से भी जो है इसका डिप्लीशन होता है, यानी ये इस तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की वजह से। तो मतलब ये मेन कुछ काजेज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इमिशन है, HFCs का इमिशन है, तो या एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है, यूज़ ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की वजह से ओजोन की डिप्लीशन होती है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करेंगे फिर से। यहाँ पर हमने टेबलर फॉर्म में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, या इन जो कंपाउंड्स है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, ODS का, जो इनके सोर्सेज जो है, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। इस तरह से हैलन्स जो है फायर एक्सटिंग्विशर से इनका सोर्स है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है फायर एक्सटिंग्विशर से, सॉल्वेंट से। इस तरह से मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है एडेसिव से, एरोसोल से। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है फायर एक्सटिंग्विशर से, सॉल्वेंट क्लीनिंग से। तो यानी ये जो है ऑक्सीजन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है और इनके सोर्सेज है। तो इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, अब अगर ये ओजोन डिप्लीट होगा तो इसके नुकसान क्या है, जो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा आपको बताया। इट विल मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ये इनका जो अल्ट्रावायलेट रेज का जो हमारे ह्यूमन के सेहत पे एक बहुत बुरा असर पड़ने वाला है अगर ये डिप्लीट होता है। इट में कॉज सनबर्न, स्किन कैंसर और कैटरेक्ट्स, आँखों जैसी बीमारी, स्किन जैसी बीमारी, इवन की कैंसर तक की भी खुदा ये मतलब बड़ी बीमारियों का ये सबब बन सकती है। डिक्रीज क्रॉप यील्ड्स, हमारे क्रॉप भी तबाह हो सकते हैं, जो हमारा फसल जो प्रोडक्शन है वो भी तबाह हो सकता है, कम होगा। एक्सेसिव यूवी रेज में डैमेज और आइज, हाँ तो मतलब आंखों को नुकसान होगा, यानी कैटरेक्ट जैसी बीमारी होगी। इट में काज ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग भी इससे जुड़ी है, यानी ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज भी होगा। इट कैन डिस्ट्रॉय प्लांट्स, तो प्लांट्स को भी ये डिस्ट्रॉय करेगा। तो अल्टीमेटली इसकी अगर ये डिप्लीट होता है तो इसकी वजह से जो है लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होनी है अर्थ के ऊपर। उसके बाद है मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग ओजोन डिप्लीशन। अब देखिए, क्योंकि ये जब ओजोन लेयर देखी गई कि ये जो है हमारे अर्थ के लिए, लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर इसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या नुकसान होंगे, तो उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि इसका ये डिप्लीशन देखा गया, तो फिर कुछ मेजर्स लेने पड़े ताकि इसका जो डिप्लीशन हो रहा है इसको रोका जाए या कम किया जाए। तो देखिए कुछ स्टेप्स जो है रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। एक तो ये है कि इनका कम इस्तेमाल हो जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस, ODSs को। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो यानी एक प्रोटोकॉल है इसके ओजोन डिप्लीशन के हवाले से। एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट मेड इन 1917 टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली केमिकल्स इन द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री। इस तरह से जो जो पहले रेफ्रिजरेशन में या एयर कंडीशनिंग में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह होते थे, जो नुकसानदेह होते थे ओजोन के लिए, तो उनका बजाय जो है ऐसे इको फ्रेंडली केमिकल इस्तेमाल किए जाए जो ओजोन के लिए नुकसानदेह ना हो। इस तरह से रिवैम्पिंग द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग दी CFCs, या जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस करती हैं उनको रिवैम्प करना, उनको नई स्ट्रक्चर देना, नई फॉर्म देना, ताकि वो ऐसे कंपाउंड्स जो है प्रोड्यूस ना कर पाए। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इस तरह से इको फ्रेंडली फ्यूल्स का इस्तेमाल होना, मतलब इन चीज़ों को प्रमोट दिया गया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट दी ओजोन लेयर, इस तरह से कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए गए ओजोन लेयर के हवाले से, इसको प्रोटेक्शन के हवाले से। वियना कन्वेंशन सबसे पहले हुआ जो कि 1985 में हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल, लेकिन इसमें यह था कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं था। जो मेंबर स्टेट्स ने इस पे जो मतलब कन्वेंशन में हिस्सा लिया, तो अगरचे मतलब ये इस हवाले से पहले मतलब पहला कदम था कि मतलब इसकी ओजोन की डिप्लीशन के हवाले से कुछ इकदाम उठाए जाएँ। तो 1985 में ये वियना कन्वेंशन हुई थी। उसके बाद जो है फिर
इस वियना कन्वेंशन को मज़ीद इस्तेकाम देने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, जो कि 1987 के अंदर टू कंट्रोल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। इट इज़ अ प्रोटोकॉल टू दी ओजोन लेयर कन्वेंशन, जो ऑलरेडी कन्वेंशन हुई उसके लिए एक प्रोटोकॉल था, इसको देने की मज़ीद इसको ये अहमियत देने के लिए। टारगेट ओनली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज नॉट ग्रीन हाउस गैसेज हाइड्रोफ्लो। इसमें यानी ये ज़्यादा जोर दिया गया है कौन सी, जो ऐसी सब्सटेंस जो ओजोन को डिप्लीट करती है, ग्रीन हाउस गैसेज को इससे मुस्तस्ना किया गया। यूनिवर्सल ट्रीटी रेटिफाइड बाय ऑल यूएन कंट्रीज। तो इस तरह से जो ये एक यूनिवर्सल ट्रीटी जो तमाम यूएन मेंबर जो है ने रेटिफाई की, लीगली बाइंडिंग। अब ये जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये तमाम मेंबर स्टेट्स पे लीगली बाइंडिंग है, यानी जो भी स्टेप्स जो भी इकदाम यहाँ से जो है सारे मेंबर स्टेट्स पे लागू होते हैं, सब ने वो करना है। तो उसके बाद और एक मज़ीद जो है इसके हवाले से रिगार्डिंग दी जो ओजोन डिप्लीशन के हवाले से एक और कदम जो है किगाली अमेंडमेंट हुआ। किगाली जो है रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, उसकी कैपिटल सिटी है। तो इट वाज साइंड इन 2016, ये रिसेंटली कुछ सालों पहले ही 2016 में ये साइन हुई थी, टू रिड्यूस ओजोन लेयर डिप्लीशन। इट अमेंड्स द 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए 1987 प्रोटोकॉल में। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिक्रीज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाय अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% बाय द एंड ऑफ 2045, यानी 2045 तक तो जो है तकरीबन 80 से 85% तक जो है HFCs का जो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम करना है। 80 to 85% तक ये इनकी रिडक्शन होनी चाहिए। उसकी इस तरह से फ्रॉम जैन 2019 इट विल बी बाइंडिंग ऑन दी मेंबर्स। जनवरी 2019 से जो है ये बाइंडिंग है तमाम यूएन मेंबर स्टेट्स पे। तो ये था आज का टॉप लेक्चर ओजोन लेयर के हवाले से। तो इसमें हमने जो है एक तो ये डिस्कस किया कि ओजोन है क्या, ये एक ट्राइएटॉमिक रिएक्टिव गैस कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक। तो ये कहाँ पर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के में मौजूद है। तो अक्सर एग्जाम्स के में क्वेश्चन आता है कि ये जो ओजोन लेयर है किस एटमॉस्फेयर में, किस लेयर में, तो ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक थिन लेयर है ओजोन की। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पर है, तो ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। तो एक तो ये हमने डिस्कस किया। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये किस में इसकी जो थिकनेस है ओजोन की किस में मेजर करते हैं, वो तो डॉब्सन यूनिट्स में हम मेजर करते हैं। तो वैसे ही जो रिएक्शंस है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाँ, अगर आप याद रखेंगे चैपमैन साइकिल से, मतलब जो कंटिन्यूस इसका ओजोन का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उन रिएक्शंस को चैपमैन साइकिल कहते हैं। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है ओजोन जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच के जो है किस तरह से हमारे ओजोन को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक। तो उसके बाद इसके काजेज जो है यही है, कुछ ये जो कंपाउंड्स है तो ये भी हमने डिस्कस की। तो इनके सोर्सेज क्या है, ऐसे जो कंपाउंड्स है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, इनके सोर्सेज क्या है वो भी हमने डिस्कस किए। और इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीट, अगर ये डिप्लीट होता है कम्प्लीटली तो फिर खुदा ना खास्ता इसके नुकसान असरात क्या होंगे वो भी हमने डिस्कस किए। तो इस तरह से अब क्या इस वक्त जो है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी क्या स्टेप्स उठा रही है इसके हवाले से कि कैसे ओजोन डिप्लीशन को रोका जाए, ताकि आइंदा जो है हमारी यानी पूरी जो पूरी प्लांट एनिमल लाइफ यानी लिविंग वर्ल्ड को आने वाले वक्त में जो है मुश्किलात का सामना ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके पार्ट में हम जो है ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, काइंडली आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जो है हमें हौसला अफजाई होती है। बाकी आपका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। तो फिर लास्ट में और एक बार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, काइंडली हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।